नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन को शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये आज राहुल गांधी ने संसद के भीतर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए जो एक तरह से सरकार की समालोचना की, जिसे आप समावेशी कह सकते हैं, उस तरह का उनका भाषण रहा। ये आज जो करीब 40-45 मिनट के उनके भाषण में उन्होंने जो कुछ भी सरकार को समझाने की कोशिश की, देश को समझाने की कोशिश की, अपने लोगों पर भी निशाना साधा। किस तरह से हिंदुस्तान डेवलप करेगा, किस तरह से यहां संविधान के तहत निहित समानता की बात जो है वो पूरी होगी। और सबसे बड़ी चीज, हम आज युवा शक्ति हैं। दुनिया में अकेला देश है भारत युवा शक्ति के रूप में। उस युवा शक्ति का किस तरह से इस्तेमाल करके गैर बराबरी को दूर किया जा सकता है और हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को वाकई शीर्ष पर पहुंचाया जा सकता है। ये सारा, इसका रोड मैप क्या हो सकता है, वो पूरा कच्चा चिट्ठा खोल करके रख दिया। ये दीगर बात है कि उन्होंने इस 40-45 मिनट के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष पर कुछ टिप्पणियां भी की। वो टिप्पणियां सत्ता पक्ष के लोगों को बुरी लग सकती हैं, लगी भी, जिस पर कि उन्होंने हंगामा करने की भी कोशिश की, लेकिन उसमें रंच मात्र भी कहीं गलत या कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। चाहे वो चीन का घुसपैठ हो 4-4.5 हजार वर्ग मीटर, चाहे वो प्रधानमंत्री के लिए न्योता हासिल करना ज्यादा प्राथमिक हो गया था, इसके लिए विदेश मंत्री को अमेरिका बार बार भेजा गया, वो मसला हो, ये प्रधानमंत्री को भी बुरी लग सकती हैं, भारत सत्ता पक्ष को बुरी लग सकती हैं, लेकिन इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। ये टॉक ऑफ द नेशन है। ये दोनों चीजें, प्रधानमंत्री लगातार इस बात का खंडन करते आए हैं कि चीन हमारे देश, हमारी सीमा में न घुसा नहीं है, उसने 1 इंच जमीन नहीं ली है। वहीं सेना प्रमुख राहुल गांधी ने सेना प्रमुख का उल्लेख करते हुए कहा कि वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चीज है, ये देश का मामला है। सत्ता पक्ष की ओर से कुछ लोग देश के नाम पर एक हो, देश के नाम पर एक हो का हल्ला जरूर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जितनी भी बातें कही वो सारी की सारी देश हित में ही की। बहुत दिनों से ये देखा जा रहा है, राहुल गांधी लगातार ये कहते चले आ रहे हैं कि हिंदुस्तान में उत्पादकता खत्म हो गई है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को खत्म कर दिया गया है, जिसके चलते यहां पर बेरोजगारी है। इसका दूसरा पक्ष जो आप देखेंगे, जब वो कहते हैं कि हम केवल चीन से सामान मंगा करके उसको असेंबल करके अपने यहां बेच रहे हैं, इसकी जगह हमको अपने युवाओं को उत्प्रेरित करना चाहिए, उन्हें स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस चलाने चाहिए, वर्कशॉप चलाने चाहिए। इसके लिए विदेशों से एक्सपर्ट बुलाए जाने चाहिए, वो चाहे डाटा एक्सपर्ट हो, एआई एक्सपर्ट हो। उन्होंने साफ साफ जिस तरह से कहा कि आज हमारा सारा का सारा डाटा
चीन और अमेरिका को पीछा जा रहा है। इसके लिए उन्होंने कई उदाहरण भी दिए इसमें कि गूगल का भी नाम लिया उन्होंने, चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, ये सारी जो टूल्स हैं इनके माध्यम से हमारे डाटा चोरी हो रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। और आज की जो टेक्नोलॉजी है, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी एआई का इस्तेमाल, डाटा माइनस एआई जीरो है। हमारे डाटा के बल पर दुनिया काम करे और हम लगातार पीछे चलते चले जाएं। इसलिए ये सबसे बड़ी जरूरत की चीज है कि हम इन हाउस डाटा स्टोर कर सकें, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। जब राहुल गांधी का जो पूरा का पूरा रोड मैप था, प्रोडक्शन पर आधारित था, वो बताते हैं किस तरह से कैसे आज ड्रोन, एआई, मोटर, बैटरी, इन सभी चीजों पर वो फोकस करते हैं और बताते हैं कि इस मामले में इन्हीं सब का इस्तेमाल करके चीन आज मैन्युफैक्चरिंग के मामले में हमसे 10 साल आगे चला गया है। अगर राहुल गांधी इस तरह की बात करते हैं, इस तरह की सोच जो उनकी है देश के विकास के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए, एक बात जरूर है कि जो 40-45 मिनट का उन्होंने भाषण दिया आज संसद के भीतर, वो पूरा अंग्रेजी में था। और एक चीज, ये थोड़ी सी दिक्कत जरूर सत्ता पक्ष को हो सकती है कि वो जिस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो बहुआयामी भी होते हैं, लेकिन उनके शब्दों का अर्थ का अनर्थ लगा करके उन्हें पप्पू साबित करने की जो कोशिश की जाती है, वो एक किस तरह से हो रहा है, ये उन्होंने बीजेपी का माइनस पॉइंट यही है। दरअसल राहुल गांधी के साथ लैंग्वेज प्रॉब्लम है, बावजूद इसके उन्होंने पिछले 20 सालों में अपनी हिंदी को इतना मजबूत कर लिया है कि आज वो एक सशक्त भाषण हिंदी में भी दे पा रहे हैं। लेकिन वो कहीं ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं अंग्रेजी में, क्योंकि उसके लिए उनके पास जो शब्द भंडार हैं अंग्रेजी में, उतने शब्द भंडार शायद हिंदी में न हो। लेकिन इसके साथ ये भी समझना पड़ेगा कि उन्होंने युवाओं की बात की है, टेक्नोलॉजी की बात की है, और आज का जो युवा है, खास तौर पर 18 साल से लेकर के 25 साल 30 साल तक का, वो राहुल गांधी की इस अंग्रेजी को, उनकी इस टेक्नोलॉजी की बातों को अच्छी तरह से समझता है। जिस तरह से वो, उन्होंने कहीं भी पूरी तरह से आलोचना नहीं की, उन्होंने आभार व्यक्त, प्रशंसा की प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट की, उस स्लोगन की। उन्होंने कहा कि यह बहुत बढ़िया कार्यक्रम था, लेकिन फेल हो गया। इसके पीछे हमको सोचने की जरूरत है कि क्यों फेल हो गया। क्योंकि उत्पादन को बढ़ाए बगैर हम आगे निकल नहीं सकते हैं, और उसके लिए हमको एक ठीक उसी तरह से अपना वर्क प्लान तैयार करना होगा जिस तरह से हमने सॉफ्टवेयर में काम किया, और आज की तारीख में दुनिया में हम सिरमौर हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। ये बात वो आदमी समझा रहा है आपको। परिवर्तनशील टेक्नोलॉजी, लगातार टेक्नोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो कि निरंतर हर सेकंड, हर पल उसमें कुछ नयापन आ रहा है। उस नई टेक्नोलॉजी को, अद्यतन टेक्नोलॉजी को आत्मसात करने की, एडॉप्ट करने की जरूरत है। उसके आधार पर देश के विकास की बात सोचनी है कि किस तरह से हम, और
इस पूरे लबोलुबाब अगर एक लाइन में हम अगर कहना चाहें तो वो जो उनका ध्येय है, उनका जो माइंडसेट एकदम क्लियर है कि हमको हर कीमत पर उत्पादकता को बढ़ाना है। उत्पादकता को बढ़ाए बगैर हम इंटरनेशनल मार्केट में खड़े नहीं हो सकते हैं, हम बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकते हैं, हम महंगाई को दूर नहीं हटा नहीं सकते हैं, हम गरीबी को हटा नहीं सकते हैं। इसके लिए बाकायदे अपनी उत्पादकता को बढ़ाना होगा, अपना डाटाबेस जो है उसको सेव करने की जरूरत है। और ये इसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक जो है, वो जो बात करते हैं वो ड्रोन की, एआई की, मोटर की, बैटरी की, वो सारी चीजें आपके सामने दिखाई दे रही हैं। चीन ने इन सारी चीजों पर कब्जा कर लिया है और उसके चलते ही वो आज दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश के रूप में सामने दिखाई दे रहा है। हमारा मुकाबला अगर चीन से है तो हमको उससे मुकाबला करना पड़ेगा और उसके लिए हमारे युवा तैयार हैं, युवा शक्ति का इस्तेमाल कीजिए, उनको टेक्नोलॉजी दीजिए, टेक्नोलॉजी बेस्ड नॉलेज दीजिए, वो भी अल्ट्रा मॉड टेक्नोलॉजी के साथ। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उस ढंग से अपने आप को उसको एडॉप्टेशन उसका जो है वो लगातार उस दिशा में होना चाहिए। हम आगे बढ़ें। यहां पर न केवल वो एनडीए सरकार को, मोदी सरकार की आलोचना कर रहे थे, बल्कि वो उस दौर में चले आए कि 90s से लेकर के आज तक की सरकारें, उसमें चाहे यूपीए सरकार का भी नाम लिया उन्होंने, यूपीए सरकार हो या एनडीए सरकार हो, किसी ने भी युवाओं पर, बेरोजगारी पर फोकस जितना करना चाहिए था वो नहीं किया। क्या कोई कहेगा कि हमने ऐसा नहीं किया? अपनी सरकार के मोदी जी कभी ये कह सकते हैं कि हां हमसे यहां गलती हुई है? आज एक स्टेट्समैन की तरफ से, एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरफ से उन्होंने अपनी बात को रखी है और युवाओं की, बेरोजगारों की जो बात उठा करके वो बार बार कह रहे हैं, वो क्यों जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, इसको भी उन्होंने समझाया। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में किस तरह से हमने जाति जनगणना का सर्वे करवाया है, करवा रहे हैं जाति जनगणना, और वो इसलिए है कि उससे जो डेटा मिलेगा उस डेटा के आधार पर हम अपनी पॉलिसीज को तय करेंगे। ये छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ा विजन है। कायदे से अगर आप बात करें कि उनके विजन को और उनकी जो सोच है उस पर अगर काम शुरू कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर हम मुकाबला कर सकते हैं चीन का, हम चीन से आगे निकल सकते हैं। लेकिन ये करने की शक्ति, ये करने की प्रेरणा, पहले उसको अपने आप को, खुद को समझना पड़ेगा। वो यहां तक देश की बात करते हैं लोग, सत्ता पक्ष के लोग, उन्होंने बताया कि हमको भारत को इतना मजबूत कर देना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति खुद चल करके आवे हिंदुस्तान और हमारे प्रधानमंत्री को निमंत्रण दे करके जाएं। हम क्यों बार बार अपने विदेश मंत्री को वहां भेजें? हमें अपना आत्मसम्मान खुद बढ़ाना पड़ेगा। हम जब तक अपने आप को ऊपर नहीं ले जाएंगे तब तक जो है वो हमको कोई भाव नहीं देगा। इसके लिए प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। आज की तारीख में मोबाइल हो, टी शर्ट हो,
स्लीपर तक मेड इन चाइना। और ये डाटा इसके माध्यम से जो चीन को जा रहा है, अमेरिका को जा रहा है, वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो हमसे अलग बात है कि आज जो उत्पादन के मामले में आप लोगों को याद होगा कि प्रोफेसर दीपक मलिक के साथ अमेरिकी व्यवस्था पर डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने पर हम लोगों ने एक चर्चा की थी, जिसमें कि प्रोफेसर मलिक साहब ने समझाया था कि आज ट्रंप की सोच अमेरिका में उत्पादन बढ़ाने की है। अमेरिका भी आज केवल कंजम्पशन उसी के ऊपर चल रहा है, वहां भी वही काम हो रहा है। राहुल गांधी ने इसके लिए भी सलाह दी कि उत्पादकता के मामले में हमको अमेरिका के साथ मिलकर के काम करना चाहिए। एक रिवोल्यूशन की जरूरत है, क्रांति की जरूरत है युवाओं को साथ लेकर के, और ये काम हम लोग कर सकते हैं। दुनिया में अपने आप को शीर्ष पर पहुंचा सकते हैं इस युवा शक्ति की बदौलत। बस एक सकारात्मक सोच के साथ युवाओं को वो स्किल लेनी है, और उनके अंदर प्रतिभाएं हैं, लेकिन जो विविध क्षेत्रों के अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ उनके वर्कशॉप हों, उनको बताया जाए कि क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, क्या कर सकते हैं जिससे हम लाभ की स्थिति में पहुंच सकते हैं। उत्पादकता बढ़ेगी तो बेरोजगारी भी दूर होगी। एक साथ कई मसलों पर चारों तरफ से उन्होंने घेर करके, माने एक सर्किल बना करके उन्होंने गवर्नमेंट के सामने जो रोड मैप प्रस्तुत किया है। अगर वाकई कोई देश हित में काम करेगा, करने की सोचेगा, तो राहुल गांधी की इन बातों को लेकर के उनसे मंत्रणा करेगा। नेता प्रतिपक्ष सरकार का हिस्सा होता है, वो कैबिनेट मंत्री होता है, उनका दर्जा वही है। आप उनसे सलाह कर सकते हैं। जो चीजें आज उन्होंने संसद में रखी हैं, उन चीजों पर बाकायदे एक विशद कार्यशाला हो सकती है। वो अपना विजन रखें, आपके एक्सपर्ट जो है वो उन्हें सुने, उसे समझने की कोशिश करें। जब आपस में एक सकारात्मक संवाद स्थापित होगा पक्ष और विपक्ष में, तो वो देश के लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा। और एक चीज, छोटे छोटे जल, एक चीज मार्क करने की है। 40-45 मिनट के पूरे भाषण में उन्होंने बार बार केवल कांग्रेस का नाम नहीं लिया, उन्होंने इंडिया गठबंधन का नाम लिया कि आज अगर इंडिया गठबंधन की सरकार होती तो हमारा एक्शन प्लान क्या होता, हम किस तरह से इस देश को लेकर के आगे बढ़ते। राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर के, राष्ट्रपति का अभिभाषण जो होता उसमें किन चीजों का समावेश किया जाता। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के उस बोरिंग शब्द को लेकर के बहुत बड़ा तंग खेल खेलने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन वो बोरिंग क्यों था, राहुल गांधी ने उसको भी बताया कि लगातार परंपरागत रूप से चला आ रहा है, सालों से वही चीजें, उसमें कुछ परिवर्तन करने की चीज है। जरूरत इस बात की है, समाज आज, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हम दकियानूसी विचारों को लेकर के नहीं चल सकते हैं। और सदन के पटल पर आज उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा भी उठा दिया। चुनाव, इसके माध्यम से उन्होंने चुनाव आयोग को सदन के पटल पर ले आकर के एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर के भी उन्होंने सवाल खड़ा किया कि अगर 3 आदमी को ही चुनना है, उसमें से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मैं वहां जाकर के क्या करूंगा।
वहां अगर चीफ जस्टिस होते, 3 अलग अलग लोग होते, तो उनके साथ कोई सार्थक चर्चा हो सकती थी। आज हालत यह है कि 6 महीने के भीतर लोग, वो कह रहे हैं कि लोग चुनाव आयोग से वो केवल डाटा मांग रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में कितने मतदाता थे और विधानसभा चुनाव में कितने मतदाता बढ़ गए। हालत यह है कि हिमाचल प्रदेश की जितनी आबादी है, वहां जितने वोटर हैं, उतना वोटर 6 महीने के अंदर बढ़ गए, जो कि 5 साल में जितने वोटर नहीं बढ़े उतने 5 महीने के अंदर बढ़ गए, 6 महीने के अंदर बढ़ गए। यहां भी उन्होंने कमजोर नस पर हाथ जरूर रखा। और इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें तो आज उन्होंने अंबानी अडानी का नाम नहीं लिया। उत्पादन, क्योंकि इन दोनों को वो बार बार कहते रहे हैं और ये बात सच है कि वो मैन्युफैक्चरिंग माफ कीजिएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो लोग काम करते नहीं, इसलिए उन्होंने बजाज का नाम लिया, पार्शियली टाटा का नाम लिया। जो लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं, रिलायंस का नाम लिया। जो लोग इस मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में काम करते आ रहे हैं, कर रहे हैं, उनको बढ़ावा देने की जरूरत है। और जो स्थिति आपको दिखाई दे रही है, दिल्ली के चुनाव को ले में आम आदमी पार्टी खड़ी हुई और कांग्रेस भी सामने से आई, तो बहुत सारे क्षेत्रीय दल, और इससे पहले हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव जीतने के बाद बहुत लोगों के, इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े बोल निकलने लगे थे। वो कांग्रेस को हाशिए पर ले जाना चाह रहे थे। राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा, वो हमेशा इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, वो अपने साथियों को लेकर के चलने की बात करते हैं। और इस बात को निश्चित तौर पर हर क्षेत्रीय दलों को यह समझना पड़ेगा कि इससे कांग्रेस का बहुत नुकसान नहीं होने वाला है, नुकसान उन क्षेत्रीय दलों का होगा। जो एक लोकसभा चुनाव परिणाम एक सम्मिलित प्रयास था, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी ने किया। अगर वो संविधान का मसला, जिसे कि बीजेपी के लोग संविधान बदलने की बात कर रहे थे, 400 पार की बात कर रहे थे, वहां वो राहुल गांधी का ही नेतृत्व था जिन्होंने संविधान को लेकर के, संविधान को समझा करके बीजेपी को इस काबिल बना दिया कि जब 18वीं लोकसभा में पहली बार प्रधानमंत्री गए तो उन्होंने संविधान को माथे लगाया। ये छोटी मोटी चीज नहीं है। 400 पार की बात करने वालों को 240 पर समेट देना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो निश्चित तौर पर एक कुशल शिक्षक, कुशल प्रशासक और कुशल राजनेता की तरह उन्होंने आज जो अपना भाषण दिया है, इस पर अगर प्रधानमंत्री या सत्ता पक्ष गौर फरमाए तो निस्संदेह वो दिन दूर नहीं कि ये देश जो सोने की चिड़िया था, आज भी है और आगे भी रहेगा, बना रहेगा। हमारा जो स्वर्णिम इतिहास है वो स्वर्णिम भविष्य भी बन जाएगा। हालांकि ऐसा प्रधानमंत्री जो निश्चित तौर पर यह कहने से गुरेज नहीं मुझे कि अपने समकक्ष किसी मंत्री को, किसी नेता को अपने साथ वो जो आदमी कैमरे में नहीं साझा कर सकता, वो राहुल गांधी की बातों को किस तरह से स्वीकार करेगा। देखना अब यह भी है कि जब आखिरी भाषण देने के लिए
प्रधानमंत्री आएंगे तो वो किस रूप में राहुल गांधी के इस भाषण को लेते हैं और किस तरह से वो इसका जवाब देते हैं। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।